अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेठी साहब, तहरीक अदम एतमाद ही खबरों में है। ऑपोजिशन अपने तौर पर उसके लिए कोशिश कर रही है, लेकिन वज़ीर आज़म भी हमें अब कुछ घबराए हुए यूँ दिखाई देते हैं कि वो कल लाहौर आ रहे हैं, अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं, जिस पे आपकी राय ज़रूर जानेंगे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का उन पर भरपूर एतमाद भी है। उन्होंने एक बात कही जो हमने कल डिस्कस की कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर एक और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी को लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर अदालत की तरफ बात जाएगी और असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही उन्होंने कहा, लेकिन बात मुबहम सी रही। सेठी साहब, इस पे वजाहत नहीं होनी चाहिए, आइन क्या कहता है और क्या होगा असल में? आप सही कह रही हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा था कि उनकी उम्मीद ये थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हो जाएगा और उसके बाद एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा जी। और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाहिर है कि 2-3 लोग खड़े होंगे, क्योंकि अपोजिशन जो भी है वो अपना करेगी, सारे मुत्तफिक होके एक तो नहीं शायद करेंगे, 2-3 कोई और पार्टी भी अपना बंदा नॉमिनेट कर देगी। पीटीआई हो सकता है अपना बंदा कोई नॉमिनेट कर दे। खान साहब की तो छुट्टी हो जाएगी मगर पार्टी तो रहेगी ना। तो फिर जब 2-3 कैंडिडेट्स होंगे और उनके दरमियान कोई भी मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर उन्होंने तबसरा किया था कि फिर ये होगा कि एक डेडलॉक हो जाएगा और वो डेडलॉक जो है वो फिर अदालतें जो हैं उस डेडलॉक को ख़त्म करेंगी। असेंबली को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का फैसला होगा कि वो उनको डिसॉल्व करेंगी और अदालत जो है वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट लगाएंगी और इलेक्शन अनाउंस करेगी। ये उनका कहना था। अच्छा, अब इस पर हमने कल बात की कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जो बात कल नहीं हुई जो आज हम करते हैं वो ये है कि आइनी तौर पर क्या जो शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं यही रास्ता है या और भी कुछ हो सकता है अगर ऐसी सूरत हाल हो कि किसी एक को मेजॉरिटी ना मिले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो गया, लेकिन इमरान खान साहब की हो गई छुट्टी। अब कौन बनेगा लीडर ऑफ द हाउस और कौन बनेगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और ये कैसे होगा सिलसिला। तो उसमें जो आइन जो कहती है, मैं आज उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ कि आइन क्या कहती है। आइन ये कहती है कि एक बंदे की होगी, अगला बंदा आपने बनाना है अब, या 2 बंदे बनाने हैं आपने, तो 3 दिन से ज़्यादा और 7 दिन से कम, मतलब है कि आज अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है तो अगले 3 दिन कुछ नहीं होगा। अच्छा, चौथे दिन से लेकर 7वें दिन तक वो 4 दिन होंगे जिसके अंदर आपने फिर एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देके एक लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करना है। ओके, एक हफ्ते के अंदर 2 काम निपटाने हैं। हाँ, एक हफ्ते के अंदर 2 काम निपटाने हैं। पहली बात ये जो कि कल बात नहीं हुई कि कैसे होगा। उसके बाद ये है कि फिर जो लोग खड़े होंगे, जैसे मैंने अभी कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हो सकते हैं, असद उमर साहब खड़े हो सकते हैं फॉर लीडर ऑफ पीटीआई, खान साहब की तो होगी छुट्टी जी। उसके बाद जरदारी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, नवाज शरीफ साहब अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, या जॉइंट ऑपोजिशन मिलकर कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। तो ये 2 या 3 कैंडिडेट्स खड़े हो सकते हैं और हमेशा होता है ऐसे ही है, एक कैंडिडेट नहीं होता, 2-3 कैंडिडेट्स होते हैं। एक वो लोग जो हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, एक वो लोग जो समझते हैं कि बना तो नहीं सकते हम मगर खड़ा तो होना है, हमने इसको वॉक ओवर तो नहीं देनी। तो उस सूरत में फिर एक वोटिंग राउंड होता है। अच्छा, वो उसमें अगर किसी को मेजॉरिटी मिल जाती है तो जाहिर है ख़त्म होगी बात, मगर किसी को अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती फिर क्या होगा। शायद खाकान अब्बासी का शायद ये कहना था कि उसके बाद फिर अदालतों में चला जाएगा मामला। आइन के मुताबिक वो ऐसे है कि फिर वो सेकंड राउंड होगी एक। अच्छा, अगर 3 लोग थे तो उनमें से जो आखिरी 3 थे, तीसरा था या चौथा था, वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर 2 के दरमियान लड़ाई होगी और उनमें से जिसको मेजॉरिटी मिलती है, क्योंकि जाहिर है अगर 2 होंगे तो एक को तो मेजॉरिटी मिलेगी। ऐसा ही है, क्योंकि तब तो वोट ज्यादा डिवाइडेड था, लेकिन 2 में वो सिचुएशन नहीं होगी और सादा अक्सरियत मिल जाएगी। जाहिर है वो तो बाय अरिथमेटिक उसकी यही है कि एक को मेजॉरिटी मिल जाएगी। फिर वो जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो फिर बनेगा लीडर ऑफ द हाउस और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और फिर मेरा ख्याल है कुछ अरसे के बाद उनको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेना होगा। वो अलग बात है, मगर फौरी तौर पे मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी या ये होगा। वो और बात है कि अगर जो बनता है वो ये समझता है कि बस मैंने अब फ़ौरन इलेक्शन कॉल करनी है, ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल है। अच्छा, और ये जो अलायंसेस बने हैं इस वक्त ये ठीक नहीं है, और या जिस अंडरस्टैंडिंग या डील या निगोसिएशन के ज़रिए
वो साहब बने हैं, अगर ये किसी ऑपोजिशन के अंदर इत्तेफाक हो गया है और उन्होंने बिलावल को नॉमिनेट कर दिया या शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर दिया और वो अब फिर बन गए हैं, अच्छा, तो उनका शायद एजेंडा क्या है कि वो फिर फौरी तौर पे डिसॉल्व करेंगे और क्या करेंगे और क्या नहीं होगा। उस वक्त यही होगा कि एक इनमें से ऑपोजिशन लीडर होगा और एक इनमें से लीडर ऑफ द हाउस होगा, फिर ये बैठ के केयरटेकर गवर्नमेंट का तय किया जाएगा और तय करने के बाद फिर एक केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, फिर वो कुछ अरसे 2-3 महीने के लिए वो रहेगी, फिर वो इलेक्शन कॉल करेगी, फिर ये होगा। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी खतरनाक मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आईनी तौर पर जी, कि अगर एक साहब हैं वो बन जाते हैं, खान साहब उतर जाते हैं जी, ठीक, और वहाँ पार्लियामेंट के अंदर कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और 7 दिन के अंदर अंदर ये मामला तय नहीं होता, नहीं हो पाता, जैसे बिल्स पे हुआ, हमने डिले देखा बहुत से मामला, कुछ ना कुछ हो जाता है जो कि हो सकता है, जी, फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर आइन ये कहती है कि सदर साहब जो है उनके पास इख्तियार हैं कि वो जो जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसको, और उन्होंने कहा आप रहे अभी तक जब तक ये मसला हल नहीं होता। अच्छा, स्टे दे, जैसे चेयरमैन नैब की मुद्दत खत्म हुई तो गवर्नमेंट कोई ना कोई, जी, तो फिर इमरान खान साहब फिर भी बैठे रहेंगे जब तक ये मामला तय नहीं होता उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ उनका स्पीकर है, अब स्पीकर किसी तरफ ले जा सकता है, डिले कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जी, जी। फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फिर हथों पैरी हो सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें जा सकती हैं और कि यहाँ ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिंगड़ा हो गया, इसको आइन के तहत ये करना था, इसने किया नहीं, फिर ये लड़ाई झगड़े कहीं कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ये अगर जमहूरी रवाज और आइन को ना फॉलो किया गया और बदनीयती हुई किसी की, तो फिर बड़ी गड़बड़ हो सकती है। टू मच कन्फ्यूजन। अच्छा, ये सारा कुछ हो सकता है कौमी असम्बली के इजलास में, तो ये कहा जा रहा है कि 18 फरवरी को, यानी ये जुमरा है, इसमें कौमी असम्बली का इजलास सदर ममलिकत की जानिब से तलब कर लिया गया है सुबह 10 बजे। वो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर उसी दिन फ़र्द जुर्म भी आयद की जानी है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उनके जो अकाउंट्स डिस्कवर किए गए थे। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की खबरें कुछ हवाओं में हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने आज कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ा अहम इशारा दिया कि अदम एतमाद तो नहीं, फ़िलहाल जेलें नज़र आ रही हैं। अहम गिरफ्तारियां आने वाले हफ्ते में होती देख रहे हैं आप? देखिए, अगर तो हुकूमत ये समझती है कि अदम एतमाद का जो वोट है वो कामयाब हो जाएगा उनके खिलाफ, तो उनके पास क्या चाह रहा है? गिरफ्तारी करके 10-15 बंदे एमएनए अंदर कर दें आप ऑपोजिशन के। अच्छा, तो कैसे करेंगे फिर? कैसे करेंगे? और अगर शहबाज शरीफ साहब भी अंदर हो जाते हैं तो बेले लेने जाएंगे तो उस वक्त तक तो 10-15 दिन तो हो गए होंगे ना, रिमांड मिल जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं, ये है वो है, मसला तो बन सकता है ना। मगर अगर ये रास्ता इख्तियार किया, अच्छा, फिर ये देखना है कि ऑपोजिशन जो है उन्होंने अपने लॉन्ग मार्चेस तो अनाउंस किए हुए ना, फिर क्या वो लॉन्ग मार्चेस अमन के लॉन्ग मार्चेस होंगे या वहाँ ऑपोजिशन अपना गुस्सा निकालेगी, और अगर गुस्सा निकालेगी तो क्या कॉन्फ्रंटेशन होगी सड़कों के ऊपर या नहीं होगी? तो ये इसके भी बहुत से फिर पहलू निकलते हैं। अगर हुकूमत ने तशद्दुद करना है और आइन को इस तरीके से उसकी बालादस्ती नहीं करनी और धज्जियाँ उड़ानी है कि पार्लियामेंट के अंदर वोट को कम करने के लिए ऑपोजिशन का उनको गिरफ़्तार करना शुरू कर देना, तो फिर मैं समझता हूँ कि अदालतें भी इन प्ले आ जाएंगी और स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर ये बड़ी बेचैनी हो जाएगी, मईशत की जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगी, बहुत से प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है फिर वो परेशान हो जाएगी कि अब क्या किया जाए। ये तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने, नुकसान होना शुरू हो गया मुल्क। आइन को ये लोग जिन्होंने आइन को फॉलो करना था वो आइन नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर वो क्या सोचेंगे ये मैं नहीं कह सकता, मगर हालात ठीक नहीं रहेंगे। बड़े धीमे धीमे अंदाज में आपने बहुत सख्त बात कह दी है वैसे सेठी साहब, लेकिन ये कहें कि अब जो भी सिचुएशन है इसको डिफ्यूज़ करने के इकदाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आनियाँ जानियाँ बहुत लगी हैं। इमरान खान साहब कल लाहौर आ रहे हैं और वो चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे, परवेज़ इलाही साहब से भी उनकी बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ हम जरदारी साहब को देख रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इमरान खान साहब को इत्तेहादियों से मुलाकात की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तो ब्लैकमेल भी नहीं होते, क्या हो गया? तो देखिए, अभी तो मुनिस इलाही साहब ने उनको बड़ी तसल्ली दी है कि आप घबराए ना, और खान साहब घबराए हुए हैं ना। अच्छा, खान साहब घबराए हुए हैं, और अगर घबराहट ना होती तो चौधरी साहब को मिलने क्यों आते? वो मेरा ख्याल है खुद देखना चाह रहे हैं कि चौधरी हजरात क्या करेंगे अगर सूरत हाल बिगड़ी तो ये कहाँ खड़े होंगे। अच्छा, और उनको ये
मेरे से ही पूछ ले, मैं उनको बता दूंगा कहाँ खड़े होंगे, मगर अब फिर क्या बताना उनको, खुद ही आके देख लें। और चौधरी साहब उनको वही बात कहेंगे जो मुनीर सलाई ने कही है, कोई अलग बात नहीं होगी। उसमें कुछ छोटी मोटे अपने डिमांड्स पेश कर देंगे जो कि खान साहब फ़ौरन मान लेंगे। हालांकि आप तो कल के शो में कह चुके हैं इत्तेहादियों की हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े। अगर वो बात आ गई, क्योंकि अब हमने ये भी सुना है कि जहांगीर तरीन साहब ने लाहौर में जी इजलास कर लिया अपने दोस्तों का, जी आज ही शायद हो रहा है। ओन चौधरी साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान पार्लियामेंट है उनको इशाया दे रहे हैं जी। अच्छा, तो अब बस फिर आप देख ही ले कि हर जगह पे अपनी अपनी सियासत शुरू हो गई है। तो इसलिए अगर इमरान खान साहब परेशान हैं तो होना भी चाहिए परेशान। ये ऐसी बात नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहें। अभी तो ये इन्होंने चौधरी साहब के साथ मिल रहे हैं, अभी आप देखिएगा ये बलूचिस्तान वालों से भी ये मिलेंगे। उनके भी उन्होंने भी अपनी लिस्ट दे दी है डिमांड्स की, और ये हर जगह पे वादे करेंगे, झूठे वादे, मगर करेंगे वादे जो सियासतदान करते हैं। ठीक है। और जिनके आगे करेंगे वो भी यकीन नहीं करेंगे, मगर सब तस्वीरें अच्छी अच्छी खिंचवाएंगे, अच्छे अच्छे वाइट दांत, शाइनिंग वाइट टीथ जैसे आपके दिखाएंगे। लेकिन ये दांत खाने के और दिखाने के बात यह है कि आप तो जेन्युइनली यू स्माइल एंड वो से। तो दिल से, वो कोई भी दिल से बात नहीं होगी। अच्छा। सारे फरेब, सब झूठ बोलेंगे एक दूसरे के सामने, और काम ऐसे ही चलेगा। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं, मगर वो देखेंगे क्या, हाँ। खान साहब जब आएंगे वो खान साहब को देख रहे होंगे कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, और वो उधर देख रहा होगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। मगर फॉर्म बड़ी ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, एक फॉर्म होती है कि अब अगर जाएं भी ना तो फिर तो वो नाराज़गियाँ रहती है ना। तो अब वो खान साहब भी तो अपने सफ़ेद घोड़े पे चढ़े हुए थे ना, गालियाँ देते थे इनको। अच्छा। अब उठ के आ गए, उतरे हैं, हाँ, उतरे घोड़े से उतर के आ गए हैं। और मेरा ख्याल है चौधरी साहब के घोड़े छोटे पकड़ेंगे जाके वहाँ। अच्छा, वैसे इत्तेहादियों ने तो अभी तक ना जो भी जाहिर किया सेठी साहब, उससे तो ऐसे लगता है कि वो गवर्नमेंट के ही साथ है, उनका कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट को डॉज करने का, बज़ाहिर चलें ऐसे कह देते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप क्या आज वाज़े पोजीशन ले लेगा? आज नहीं लेगा आज। अच्छा, वाज़े पोजीशन नहीं लेगा, वो बिल्कुल बात को गोल मोल चलाएंगे। वाज़े पोजीशन पता ही नहीं चलनी, मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, वाज़े पोजीशन पता चलेगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे। वो कहते थे ना, वो सादिक साहब क्या कहते थे, सादिक साहब, अयाज सादिक, जो होगा अचानक होगा। अचानक होगा, तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस ही होगा। अच्छा। उससे पहले किसी को पता नहीं होगा कि क्या होने जा रहा है और कौन कहाँ खड़ा है, क्योंकि जो असली बातें हैं वो खुफिया होंगी। और वो सिवाय आईबी को, जिसको कुछ आइडिया होगा, या आईएसआई को आइडिया होगा, या कुछ हम जैसे बेवकूफ़ लोग जो कि चिड़िया घुमाते रहते हैं इधर उधर, शायद कुछ इशारे हमें भी मिल जाएं कि क्या होने जा रहा है, और शायद फिर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ पेशन गोइयाँ भी कर दें। मगर अभी सूरत हाल ये है कि अभी बात चलेगी। अभी अगर गिरफ्तारियाँ होगी तो फिर तो और भी मजे आएंगे ना, और भी एक नया डायलेमा, नया डायलेक्टिक शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, अच्छा हुकूमत के पास ऑप्शन गिरफ्तारियों का है या झूठे वादे तसल्लियाँ देने का, जो आप अभी बता रहे थे, और हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है जो इन दिनों में इस्तेमाल कर सकती है? नहीं, और ऑप्शन क्या है? कुछ भी नहीं है और ऑप्शन, हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है इनके पास। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हुकूमत जो है बड़ी गौर से देख रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट बड़े गौर से इम्प्रेशन किसी किस्म का नहीं देना चाहती कि वो उसने हुकूमत का साथ नहीं देना। लेकिन जो कुछ आपने हमें प्रोग्राम्स में बताया, टाइमलाइन तो कम से कम वही फॉलो हो रही है, लेकिन अमल थोड़ा सुस्त है, बड़े आराम से सब कुछ हो रहा है, और लोग बड़ी जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आप कहेंगे वो फ़ौरन हो जाएगा, लेकिन वो बहुत आराम से हो। मैंने अर्ज़ किया था कि काफ़ी मसले हैं, मसाइल हैं, हल करने हैं, बहुत सी पेचीदगियाँ हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो बहुत आसान बात है, उसके बाद क्या होना है, कैसे होना है, कौन करेगा, किसको क्या मिलेगा, ये बातें जो हैं ये तय नहीं अभी तक हुई। मगर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ और भी होने जा रहा है। वो क्या सेठी साहब, अब नया क्या होने जा रहा है, क्या रह गया है बाकी? आप कह रहे हैं ना कि बात बड़ी सुस्त चल रही है जी, ठीक है ना, तो क्या वजह क्या है? क्या वजह? क्या ये तो नहीं है कि ऑपोजिशन भी कुछ टाइम खरीदने की कोशिश कर रही है? अच्छा, टाइम बाय कर रही है। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? वो क्या चीज़ है? क्या ऑपोजिशन के लिए क्या हो सकता है? ऑपोजिशन के लिए सबसे बेहतर क्या बात हो सकती है? खान साहब का जाना। कैसे जाना? ये वही जो टोटके आजमा रहे हैं। टोटके जी, मगर ये कोई 100% तो अश्योर्ड बात तो नहीं है ना कि टोटके जो है जो आपको कामयाब हो जाए, या इधर ना हो जाए, उधर ना हो जाए, उधर ना खरीदे जाए, इधर ना खरीदे जी, जाए। ऐसा ही तो है। इसमें तो मसले तो है ना। बात ये उनको अदालतों के जरिए। जी, अभी आगे एक केस आ रहा है। हाँ, फॉरेन फंडिंग।
उसके बारे में तो बात हुई थी, लेकिन मैं मैंने आपको दो बातें कह देता हूँ, बस इससे ज़्यादा मेरे से मत पूछिएगा। अच्छा। पहली बात तो ये है कि जब फॉरेन फंडिंग केस की फाइलें पब्लिक में आएंगी, हाँ, ठीक है, वो सारा कंटेंट वॉल्यूम 10 वॉल्यूम, इट्स वेरी एक्सप्लोसिव, अच्छा, धमाका खेज होंगे। एब्सोल्युटली। पहली तारीख को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है दोनों पार्टीज को, पीटीआई को भी और अकबर साहब को भी, और कहा आपने फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं आपने जो देने हैं दे दें। उसके बाद वो अपना फैसला जो है खान साहब के बारे में, फंडिंग के बारे में, वो महफूज कर लेंगे, अच्छा। जैसे अदालतें रखती हैं। उसके बाद वो किसी स्टेज पे भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगी अपनी जजमेंट अच्छा। कि इमरान खान साहब और पीटीआई के ऑफिस बेरर्स ने घपले किए हैं या नहीं किए। अगर नहीं किए ख़त्म होगी बात, अगर किए हैं तो किस पैमाने, कितने बड़े घपले किए हैं, ये सारी बात इलेक्शन कमीशन से पहले शुरू हो जाएगी। जब वो रिपोर्टें आनी शुरू हो जाएंगी ना, तो हेडलाइंस बननी शुरू हो जाएंगी कि एक रिपोर्ट में लिखा है इतने करोड़ों रुपए गबन, 1 करोड़ में लिखा है इतने गायब, 1 करोड़ में अकाउंट में इतने निकले। ये सारी बातें अगले 10-15 दिन में निकलने वाली हैं, ठीक है। ये आने वाला है, एक माहौल यहाँ बनने वाला है। उस माहौल में फिर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा अपना फैसला। फैसला इमरान खान के खिलाफ आएगा। अब कर ले जो मर्जी करना, खान साहब जो चाहे कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये फैसला उनके खिलाफ आ रहा है। गेम उस वक्त शुरू होगी। अच्छा, हाँ, तो इंतज़ार फरमाइए कि एक तरफ वो फैसला और दूसरी तरफ ऑपोजिशन अपना कारवान लेके चल रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्लस लॉन्ग मार्च, ठीक है। अब आप सोच लीजिए इस माहौल में कैसे आगे जाके खान साहब की छुट्टी कराई जाएगी। पैरेलल चल रही होंगी चीजें। इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। ठीक है, ठीक है, यानी दो मतवाजी चीज़ें चल रही होंगी और फिर उनके नताइज हमने देखने हैं। प्रोग्राम में अगर मगर चूंकि चुनाचे के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू द शो। मुल्क में ये सिचुएशन है, इमरान खान साहब को भेजने की तैयारियां अपोजिशन कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लेते हुए 24 फरवरी को रूस का 2 रोज़ा दौरा करने जा रहे हैं। लेकिन वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन क्राइसिस पे दुनिया भर की नजरें, अमेरिकी इंटेलिजेंस कह रही है कि वेंसडे को यानी कि कल इतलात हैं कि रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पे, और उनके पास ऐसी मुस्तनद इतलात है, वहाँ असलहा फौजी जमा हो रहे हैं सरहद पे। यूरोप को क्या पैगाम जाएगा खान साहब के इस दौरे से, और अमेरिका को? यूरोप को जो मर्जी पैगाम जाए, एक्चुअली खान साहब क्या करने जा रहे हैं वहाँ, क्या करने जा रहे हैं 23 साल बाद? ये बहुत अहम दौरा है। यहाँ तो हमें तो ये बताया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऑफिशियली कि रीसेट करना है अपने तल्लुकात, और अमेरिका के साथ कुछ मसले जो मसाइल हैं उनको हल करना है। अच्छा। और हम किसी कैंप में नहीं बैठना चाहते, मगर अमेरिका के साथ मसले हल करना चाहते हैं। जी। हमारी सारी तजारत और आमदोरफ्त और उधर ही है, वेस्ट के साथ है, और IMF भी वही है, FATF भी उधर ही है, ठीक है ना, तजारत भी उधर ही है, सारा कुछ ही अमेरिका के साथ और वेस्ट के साथ है। तो मगर चाइना को हम नहीं छोड़ सकते, वो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। अब ये एक नई शोशा शुरू हो गया कि जी रूस के साथ। अच्छा, अब बात ये है कि अगर तो अफ़गानिस्तान स्टेबल होता और सेंट्रल एशिया के साथ आपने तजारत करनी होती है और ऑयल पाइपलाइंस तुर्कमेनिस्तान से आनी होती, तो फिर तो आप समझते हैं कि ठीक है जी, आपने तुर्कमेनिस्तान भी का दौरा भी किया, सेंट्रल एशिया का भी किया, और क्योंकि उनके जो बेनिफैक्टर हैं रूस, उनके साथ भी बात की। इस वक्त रूस जाना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि खान साहब क्या करने क्या जा रहे हैं वहाँ। क्या अमेरिका को कोई सिग्नल देने जा रहे हैं? वो तो पहले ही नाराज़ है आपसे जी, और आपकी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्यों नाराज़ किया है उनको? आप फिर जब मौका मिलता है आप अमेरिका के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कह देते हैं, और वो उसकी वजह यही है कि ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आवाम बड़ी एंटी अमेरिकन है। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो बात करेगा वो बड़े खुशी से लोग सुनते हैं वो। अब ये क्यों जा रहे हैं अमेरिका? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, खान साहब इस वक्त 3 चीज़ें कर रहे हैं। एक, ऑपोजिशन की मार्केटाई कर रहे हैं, ठीक, उनको नहीं छोड़ना, ठीक। दूसरा ये कि अपनी एक लीडर की हैसियत दिखाना चाह रहे हैं, जो कि उन्होंने पिछले 3 साल नहीं की। उन्होंने कोई दौरे नहीं किए, कहीं नहीं गए, सिवाय एक सऊदी अरेबिया के चक्कर एक आध लगा लिया और चाइना का एक आध चक्कर लगा लिया उन्होंने कोई, और अमेरिका वो UN जाना पड़ता है तो वो चले गए। कहाँ गए आप बताएं मुझे?
बेनज़ीर भुट्टो तो मतलब दुनिया घूमती थी, नवाज शरीफ साहब दुनिया घूमते थे, ठीक है, हर दूसरे दिन उठ के कहीं गए हुए होते थे। खान साहब टिके रहे हैं, खान साहब ने कोई पब्लिक रिलेशनिंग नहीं की, ठीक। शाह महमूद कुरैशी साहब कभी इधर फुदकते हैं कभी उधर फुदकते तो हैं, बतौर फॉरेन मिनिस्टर वो तो काम ही उनका ये है कि हर जगह पे पहुंच जाना, सलाम दुआ लेनी। मगर खान साहब ने कोई पब्लिक रिलेशनिंग नहीं की, मलेशिया चले गए थे एक दफ़ा और वो गले पड़ गई थी बात, आपको याद है? जी, सऊदी अरब की नाराज़गी। तो अब बात ये, खान साहब ने ये सोचा कि यार मैंने तो अपना एज अ लीडर, वो तो मैंने अपना इमेज ही नहीं बनाया, और मुझे इनका ये ख्याल था, इनको ज़रूरत ही नहीं है, इनका ये ख्याल था मैं तो हूँ, तो दुनिया पहचानती है मुझे कि मैं और पाकिस्तान का मैं लीडर हूँ। तो मगर हुआ ये कि वो पाकिस्तानियों ने कह दिया कि जी तुम्हें तो हम मानते नहीं हैं, यहाँ तो फुट पड़ गई है ना, कौम तो खिलाफ हो गई है खान साहब के, और जो इनके हामी थे वो शर्मिंदगी के साथ चुप हो गए, वो बेचारे अब कुछ कह भी नहीं सकते को, जिस किस्म की कारकर्दगी इनकी। तो अब खान साहब ने ये फैसला किया कि मैं रिबन्स काटूंगा, आवाम से रब्ता करूंगा, टेलीविज़न पे आके डायलॉग करूंगा। पहले तो वन साइडेड बोलते ही रहते थे ना, वो डायलॉग नहीं होता। अब ये है कि लोगों के सवाल ले लिए, अब ये है कि जनाब अब उठ के चले गए इधर उधर चले गए। खान साहब ने ये सोचा कि मैं रशा जाऊँ। आजकल प्यूटिन बड़े खबरें उनकी, सारी खबरें उनकी आ रही है, जो बाइडन की वो खबरें नहीं आ रही, और वहाँ से तो फ़ोन भी नहीं आ रहा, तो वहाँ तो बात करने की ज़रूरत ही कोई नहीं, जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है वहाँ तो स्नब मिलेगा। तो इन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस ने कुछ अरसे से ये लगे हुए थे कि इन्विटेशन आ जाए। अच्छा, तो अब वो इन्विटेशन आ गया, इन्होंने ले लिया इन्विटेशन, इनकी ज़रूरत थी, और इन्विटेशन उस स्टेज पे आया जब रशियन से समझते हैं कि उनको भी ज़रूरत पड़ गई थोड़ी बहुत। इस वक्त रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सारे यूरोप के साथ और सारे अमेरिका के साथ चल रहा है, सिवाय चाइना के साथ, ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो है वो जो इम्पोर्टेंट दुनिया है वो खड़ी है अमेरिका और यूरोप के साथ। इंडिया रूस के साथ खड़ा नहीं है, अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, मगर स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने जा रहा है जी, ठीक है ना, 4 मुल्कों का, हाँ, 4 नेशन वाला जो। तो रूस ने भी तो दोस्तियां ढूंढनी है ना इस स्टेज पे, जबकि एक बड़ी टेंशन हुई हुई है, और ये टेंशन सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ है। तो चाइना और चाइना के जो एलाइज हैं, तो रूस ने सोचा, पुतिन ने सोचा थोड़ा अच्छी बात है, एक बंदा और आ जाए, आफ्टर ऑल कितने करोड़ लोग हैं हम कहते हैं ना कि हम मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स भी हैं, तो इसमें हर्ज क्या है कि अगर 1-2 दिन वास्ते खान साहब आ जाए तो सलाम दुआ हो जाए, लेन देन तो कुछ नहीं करनी, मगर दुनिया को ये भी बताया जाए कि हम भी इतने आइसोलेटेड नहीं हैं, हमारे बैकयार्ड के जो लोग हैं वो तो अपने हैं ही हैं, मगर पाकिस्तान जैसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं जी। कोई लेन देन नहीं है, दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, एक ने ये दिखाना है कि मैं तो टेंशन है ही कोई नहीं मेरी, दूसरे ने भी ये दिखाना है कि कोई टेंशन नहीं है मेरी। इधर उनके खिलाफ महाज बना हुआ है, उधर यूक्रेन में सारा यूरोप और अमेरिका रूस के खिलाफ महाज बना के बैठा हुआ है, चाइना बहुत दूर है, हेल्प ही नहीं कर सकता। तो दोनों दिखाना चाहते हैं कि हम तो बड़े रिलैक्स्ड हैं, कोई फिक्र ही बात ही कोई नहीं, तो इसलिए दोनों की ज़रूरत थी। तो खान साहब जा रहे हैं, इनको लेना वेना कुछ नहीं, ठीक है। जैसे इस वक्त चाइना से कुछ नहीं मिला, MOU कोई चीज़ नहीं होती, MOU कर के आ गए, यहाँ भी MOU हो जाएंगे, कुछ लेन देन कुछ नहीं, मगर तस्वीरें आ जाएंगी कि खड़े हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और ये फिर कश्मीर की बात वहाँ खड़े होकर करेंगे, ठीक है। तो जाहिर है वो, और अमेरिका के खिलाफ हो सकता है, मुमकिन है कि कुछ बात अमेरिका के खिलाफ भी कर दें, जो कि रूसियों को बड़ी खुश पसंद आएगी। तो दोनों की ज़रूरत है कि इम्प्रेशन ये दिया जाए कि हम रिलैक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग एंड वील, जो भी मसले हम हल करेंगे। ठीक है, अमेरिका कैसा सिग्नल जाएगा? अमेरिका को रूस सिग्नल दे रहा है ना कि हम रिलैक्स्ड हैं। देखिए, हाँ, लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ताल्लुकात, अमेरिका को तो ये बात पसंद नहीं आएगी। अमेरिका तो ये समझेगा कि आप हमें स्नब कर रहे हैं, आप डिलिबरेटली ये कर रहे हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इनको एडवाइस भी ये दी गई है कि अभी मत जाएं, अभी अमेरिका और रूस की टेंशन है। अब आपने अभी अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं 1-2 इंटरव्यूज़ के अंदर, और डेमोक्रेसी समिट में भी आपने हाजिरी नहीं लगाई, और अब आप उधर जा रहे हैं जी। आप खुद, हम कहते हैं किसी कैंप में नहीं, मुझे लगेगा ऐसे कि आप उस कैंप में जा रहे हैं, तो हम खुद कहते हैं कि हम किसी कैंप के नहीं है। ये वो वक्त है कि 2 हाथी लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, और सुपर पावर की लड़ाई, और हम किसी के साथ ना खड़े हो, चुप करके कोने में बैठे रहे, और आप जा रहे हैं जहाँ जंग होने जा रही है, या एटलीस्ट खबरें तो यही आ रही हैं कि वहाँ कुछ गड़बड़ होने जा रही है। ये ऐन मुमकिन है क्या कि जब ये वहाँ पहुँचे और वहाँ यहाँ गड़बड़ हो गई हो यूक्रेन में, और ट्रिप भी कैंसिल हो जाए? कुड भी। कल का दिन बड़ा डिसाइसिव है, क्योंकि तो मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, इसलिए ये इन्होंने अनाउंस तो कर दिया है जी। और तो ये इस किस्म की सियासत हो रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
खुश आमदेद और अब आपके सवाल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया गुलजार है और मेरा सवाल ये है कि मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान में नौजवान आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त ये नौजवान आबादी रहमत की बजाय जहमत बन चुकी है। माशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ गई है, क्राइम रेट बढ़ा है और अलमिया ये है कि कोई भी इस बारे में सोच नहीं रहा। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि मैंने पूछना था, इस साल बहुत सारे नौजवान डिग्रियां करके निकलेंगे, लेकिन उनका आगे फ्यूचर क्या होगा? सादिया साहिबा फ़िक्रमंद है। फ़िक्रमंद होना चाहिए। मैं यहाँ 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इस वक्त जितनी बेरोज़गारी है और वो डिग्री होल्डर्स के पास ज़्यादातर बेरोज़गारी है, तो ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। जितनी स्पीड में डिग्रियाँ मिल रही हैं और लोग डिग्रीज लेके निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट कॉलेजेस से, उस स्पीड में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही। अगर उनको ऑब्जॉर्व करना है तो कम से कम 10% या 15% जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए और मईशत को चलना चाहिए ताकि सबके लिए नौकरियाँ हों। ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैक्सिमम आपकी जीडीपी ग्रोथ इसके आधी होगी। इसका ये मतलब है दिन ब दिन हर साल बेरोज़गारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बिकॉज जिस स्पीड पे आप निकाल रहे हैं और ये प्राइवेट कॉलेजेस बन रहे हैं और लोग पैसे बना रहे हैं और डिग्रियाँ निकल रही हैं, तो ये हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो क्वालिटी है डिग्रियों की, ये बहुत लो है अनफॉर्चुनेटली। इन डिग्रियों के साथ, क्योंकि मैस प्रोडक्शन हो रही है ना, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है इन डिग्रियों के ऊपर। आपकी डिग्री सवाए इंजीनियरिंग की और सवाए मेडिकल की, आपकी डिग्री या कंप्यूटर साइंस की, ये जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें आपकी डिग्री दुनिया पहचानी नहीं जाती, नहीं पहचान, रिकॉग्नाइज नहीं करते। कहीं सवाए लेबर के आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ भी यही हाल है कि आपके पास अगर डिग्री है इस्लामियात की या इकोनॉमिक्स की या सियासत की या इंटरनेशनल रिलेशंस की या लैंग्वेजेस की, कोई जॉब्स नहीं है आपके लिए, या मीडिया की कोई जॉब्स नहीं है। लोग बड़े भागे थे मीडिया के अंदर, सारे जा रहे थे एमएस करने और मीडिया कम्युनिकेशंस करने, कोई जॉब्स नहीं है। मीडिया वालों को पूछें जो हालात हैं यहाँ। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर तो आपने मेडिसिन करनी है तो मेडिसिन में आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अस्पतालों में भी आपको जॉब्स मिल सकते हैं, और आप अगर अच्छे हैं तो यू विल गो समवेयर। और वह बेस्ट केस सिनारियो तो ये है कि आप बाहर चले जाएं। मेडिकल, आपकी मेडिकल डिग्री टॉप डिग्री है, आपको बाहर मुलाजमतें मिल जाएंगी। अच्छा, तो पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जिस किस्म के हालात यहाँ चल रहे हैं, लो डिग्री होल्डर्स जिनकी डिग्रियाँ नंबर 2 डिग्री हैं, वो जब मुलाजमतें नहीं मिलेंगी तो वो क्रिमिनलिटी की तरफ बच्चे जाते हैं, जराइम की तरफ जाएंगे, जराइम की तरफ जाते हैं या ड्रग्स की तरफ जाते हैं, और वो प्रॉब्लम बच्चे बन जाते हैं अपने लिए भी और माशरे के लिए भी और अपने वालिदैन के लिए भी। और यहाँ ये बढ़ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखना ये चाहिए कि बढ़ क्या रहा है और कम क्या हो रहा है, और ये जो सूरत हाल है ये बढ़ रही है। इसलिए माज़रत के साथ मैं ये कहूँगा कि सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। इसके लिए कोई डिपार्टमेंट, कोई प्लान गवर्नमेंट का इंटरनेशनली होता हो यूथ की डायरेक्शन के लिए? बिल्कुल होते हैं। लोग जो है इनको दूसरी किस्म की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, इनको पॉलीटेक्निक्स के अंदर ट्रेनिंग होती है दूसरी चीज़ों के लिए, मगर हमारे बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं। ये चाहते हैं कि जी गवर्नमेंट के अंदर नौकरी मिल जाए। अच्छा। क्योंकि गवर्नमेंट की जो नौकरी है वहाँ काम नहीं करना पड़ता और वो सिफारिश से मिलती है। हर रोज़ आप तो ख़ुद बताती हैं मुझे आयशा कि एक नौकरी जो है ग्रेड 4 या 5वें ग्रेड की नौकरी जो है वो 5-5 लाख रुपए लेके लोग थे सरकारी नौकरियां बिकती हैं। तो इसीलिए ये अब सरकारी नौकरियां बिकना भी कम हो जाएगा, बिकॉज ये जो सारी सर्कुलर डेट है ना आयशा, ये सरकारी नौकरियां जो बिकती हैं, जो कि ज़रूरत नहीं है मगर वो एम्प्लॉयमेंट देनी है सियासी जमातों ने, पब्लिक सेक्टर सरकारी भर्तियां कहते हैं ना इनको, ये तबाही की तरफ हमें ले जाती है। मगर वो करें क्या? ये बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको आप नहीं जॉब्स देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? ये आपके गले पड़ जाएंगे। इसलिए फिर ये सारी सिफारिशें होती हैं, फिर जो है ये सर्कुलर डेट बनती है, फिर ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लॉसेस में जाते हैं। पीआईए का लॉस क्या है? पीआईए के जहाँ एक बंदे की जरूरत है वहाँ 3 बंदे, बोगस भर्तियां, 15,000 जहाँ है वहाँ 5,000 होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो फिर प्रॉफिटेबल तो हो नहीं सकता। ये पैसे कहाँ से आते हैं? एक्सचेकर से आते हैं। फिर आपको टैक्स बढ़ाना पड़ता है, फिर आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ती है। तो ये सारा जो सिलसिला है ना सर गलत है। अगर तालीम हाई क्वालिटी की हो तो आपको जॉब यहाँ भी मिल जाएगी, बाहर भी मिल जाएगी, और आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। अगर नहीं होगा, अभी हर ऑर्गेनाइजेशन में देख ले जो मल्टीनेशनल्स हैं यहाँ, वो अच्छे पैसे देती हैं और अच्छे लोगों को लेती हैं।
जो बाकी कंपनीज हैं वो करती क्या है यार, 3 बंदे ले लेने हैं, काम एक बंदे का है, हर एक को 15-15, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये दे देते हैं। ये नहीं कि एक बंदे को लाख रुपए दें, बिकॉज वो लाख रुपए वाला बंदा नहीं मिलता ठीक जिसकी है। काबिलियत इतनी हो, तो 3 बंदे रख लेते हैं। तू ग्लू अच्छा तुम लिफाफा जो है वो पोस्ट करने चले जाओ, तुम लिफाफा जो है वो ठीक है। सील करने लग जाओ, तुम जो है फोटो कॉपी कर दो। हालांकि एक काम एक बंदे का है, मगर वो 3 बंदे रख लेंगे, बिकॉज वो एक बंदा ऐसा मिलता ही नहीं है जो कि जिम्मेदारी के साथ काम कर ले। तो बीए की डिग्री जो है वो आजकल वर्थलेस है। हमारे ज़माने में, मेरे वालिद साहब के ज़माने में, ठीक है। जो बंदा बीए कर लेता था ना आयशा, उसको पर्शियन भी आती थी, उर्दू भी आती थी, अंग्रेज़ी भी आती। अब जो बच्चे बीए करते हैं उनको ना उर्दू आती है, ना अंग्रेज़ी आती है, ना पर्शियन आती है। जिस किस्म की लेवल की चाहिए उनको नहीं आती। नहीं आती, तो इसलिए- क्वालिटी लॉस। हाँ, इसलिए ये आईटी में, क्योंकि आपको जुबान की जरूरत नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेजेस Skill है। है वो आप सीख लेते हैं। आपको प्रोग्रामिंग आ जाती है विदाउट नोइंग इंग्लिश। Exactly. हालांकि प्रोग्रामिंग अंग्रेजी में आप कर रहे हैं, जी। उर्दू में भी आप कर रहे हैं, मगर तो वो उसके लिए जुबान की ज़रूरत नहीं है, तालीम उस किस्म की ज़रूरत नहीं है, वो एक स्पेशलिस्ट चीज़ है। इसीलिए जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है या मेडिकल है, वहाँ अगर आप सही कर जाएँ तो आप कामयाब हो These जाए। are all technical grounds, huh? तो इसलिए मैं तो यही इनको सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि अगर आपने अपना कोई फ्यूचर बनाना है तो उन प्रोफेशंस में जाएं जहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और फिर फल भी अच्छा मिलता है। ये डिग्रियाँ काम किए बगैर डिग्रियाँ ले लेना, प्राइवेट कॉलेजेस से मेहनत किए वालिदैन के बगैर। पैसे भी ज़ाया करना और उसके बाद ये डिग्री लेके फिरते रहना। ये डिग्री मेरे पास जब लोग आते हैं ये डिग्री दिखाते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं क्या करूँ इस बच्चे के साथ। इसको ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। 65% यूथ की अक्सर हमारे वज़ीर आज़म मिसाल देते हैं सेठी साहब, और मेरा ख्याल है यूथ के बलबूते पे वज़ीर आज़म बनने वाले पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो यूथ की बात करते थे हमेशा। तो इस सिलसिले में उनकी फ़िक्र क्या है, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में बात करते रहेंगे। अगर आप कुछ और जानना चाहें सेठी साहब से तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजिए और फीडबैक भी दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।